नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आधुनिक विश्व के इतिहास में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फ्रांस की क्रांति। इसमें हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्या थी और इस फ्रांस की क्रांति के कारण क्या रहे थे। तो चलिए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति है जो 1789 ईस्वी के अंदर हुई थी, वह न केवल यूरोप के इतिहास की बल्कि विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण एवं युगांतरकारी घटना मानी जाती है। पुरातन व्यवस्था, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि पुरातन व्यवस्था क्या थी, यानी फ्रांस की एक तरह से प्राचीन व्यवस्था, उसमें क्या कुछ था वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। पुरातन व्यवस्था को आमूल चूल चुनौती देते हुए फ्रांस की क्रांति ने विश्व के इतिहास में बड़े सशक्त ढंग से 3 नवीन आधुनिक आदर्शों, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, समानता यानी इक्वलिटी एंड भ्रातृत्व यानी फ्रेटर्निटी भाईचारे के वास्तविक व्यावहारिक रूपांतरण का प्रयास किया। फ्रांस की क्रांति मुख्यतः फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के प्रति गहरे असंतोष का परिणाम थी। अब ये पुरातन व्यवस्था क्या थी कि जो फ्रांस के अंदर गंभीर सामाजिक विषमता फैली हुई थी, जो राजनीतिक निरंकुशता थी, जो प्रशासनिक अव्यवस्था थी तथा जन सामान्य का जो आर्थिक शोषण था, इन सबको मिला जुला करके इनको पुरातन व्यवस्था कहा जाता है। तो इन्हीं कारणों से फ्रांस की क्रांति हुई। अब बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति के क्या कुछ कारण थे। तो सबसे पहले वही गंभीर सामाजिक विषमताएं, यानी फ्रांस का जो समाज था उसमें बहुत सारी विषमताएं थी। फ्रांस में असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी सामाजिक व्यवस्था थी जो विभिन्न वर्गों के गंभीर रूप से असमान अधिकारों पर आधारित थी, यानी विभिन्न वर्गों को अलग अलग प्रकार के अधिकार मिले हुए थे जिसके कारण समाज में असमानता थी और इन असमान अधिकारों को वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त थी। फ्रांस का जो समाज है वो मुख्यतः 3 वर्गों, जिन्हें एस्टेटस के नाम से जाना जाता है, में विभाजित था। प्रथम जो एस्टेट है उसके अंतर्गत विशेषाधिकार युक्त पादरी वर्ग यानी क्लर्गी था। द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत विशेषाधिकार कुलीन वर्ग यानी नोबिलिटी थी और तृतीय एस्टेट के अंतर्गत शेष जनसंख्या जिसमें किसान और मजदूर थे और इसको सर्वहारा वर्ग का बाहुल्य था। तो इस तरह से फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था। इसमें पहले और जो दूसरे यानी क्लर्गी और नोबिलिटी है उनको बहुत सारे विशेष अधिकार मिले हुए थे, जबकि तृतीय जो वर्ग है जिसमें किसान मजदूर या सर्वहारा वर्ग था उसको इस तरह के अधिकार नहीं मिले हुए थे। ये समाज के अंदर भयंकर विषमता थी। जैसे प्रथम एस्टेट की चर्चा कर ले तो ये पादरी वर्ग था। राज्य में चर्च की स्थिति बहुत प्रभावी थी, इसको राज्य के भीतर एक दूसरे राज्य की तरह जाना जाता था। पादरी वर्ग अत्यधिक समृद्ध एवं संपन्न था। उसके अधिकार में फ्रांस की भूमि का 1/5वां हिस्सा था तथा कर्षकों से टाइथ नामक धार्मिक कर भी वो वसूल किया करते थे। यानी कुल मिलाकर के पादरी, जो बड़े बड़े पादरी वर्ग के लोग हैं, उनकी स्थिति बहुत अधिकारों से परिपूर्ण थी। द्वितीय स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग यानी नोबिलिटी आते थे। उनकी जनसंख्या उनके परिवारों सहित लगभग 4 लाख थी, लेकिन इन्हें भी बहुत सारे विशेष अधिकार थे, रियायतें थी, सुविधाएं थी। इन्हें विशेष न्यायालयों में अभियोग की सुविधा दी गई थी, शिकार करने का इसके पास अधिकार था। राज्य के नागरिक व सैनिक प्रशासन के सभी उच्च पदों पर इनका एक तरह से एकाधिकार था। धन धान्य की दृष्टि से बड़ा संपन्न वर्ग था। तृतीय स्टेट के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के लोग थे, जिसमें प्रथम कृषक जो फ्रांस की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा था। दूसरा वर्ग है वो श्रमिक मजदूर जो नगरों में रहते थे और तीसरे वर्ग को मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, जिसके अंतर्गत व्यापारी हैं, शिक्षक है, वकील, शिल्पी आदि आते थे। तो इस तरह से ये 3 वर्गों के अंदर फ्रांस का समाज विभाजित था, जिसमें पहले 2 वर्गों की स्थिति अच्छी थी और तृतीय वर्ग की स्थिति अच्छी नहीं थी और तृतीय में भी जो किसान और मजदूर है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। अगले कारण पर चर्चा करें तो वो है व्यापक आर्थिक असंतोष फ्रांस के अंदर फैला हुआ, यानी आर्थिक रूप से एक तरह से फ्रांस पिछड़ा हुआ था और तृतीय वर्ग के जो लोग हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे और विभिन्न प्रकार की सेवाएं करनी पड़ती थी, उनके कारण उनकी आर्थिक हालात है वो बहुत खराब थे। अनेक कारणों से फ्रांस की जनता में गहरा आर्थिक असंतोष था और सरकार के वित्तीय कुप्रबंध ने उनकी वेदना को और अधिक तीक्ष्ण बना दिया था।
जबकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को करों के भुगतान से आंशिक रूप से मुक्त रखा गया था। तृतीय एस्टेट के लोग, विशेषकर कृषक वर्ग, अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के बोझ के तले दबे हुए थे। जैसे तृतीय एस्टेट के लोगों को चर्च को धार्मिक कर, जिसको टाइथ कहते थे, देना पड़ता था। इसी तरह से राजा को एक भूमि कर देना पड़ता था, जिसको टाइल कहते थे। ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर या हिस्ट्री स्कूल लेक्चरर वगैरह के अंदर बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। ये जो कर हैं वो दो प्रकार के थे, प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों में प्रमुख थे भूमि कर है, व्यक्ति कर है, आयकर है। और अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत थे नमक कर है, चुंगी कर है, उत्पाद शुल्क है, निर्यात कर है आदि। इसमें नमक कर, जिसे गाबेल कहा जाता था, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर के लिए। फ्रांस की जनता को बहुत दुखी कर रखा था। नमक पर राज्य का एकाधिकार था और गाबेल के कारण नमक अपने वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक कीमत पर मिलता था। फ्रांस में कर व्यवस्था का एक दुखद पक्ष यह भी था कि कर सरकारी कर्मचारियों द्वारा वसूला नहीं जाता था, बल्कि ठेकेदारों द्वारा वसूल किया जाता था। सरकार ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को कर वसूलने का ठेका देती थी, जो बड़े ही मनमाने व अत्याचारपूर्ण तरीके से फ्रांस की गरीब जनता से कर की उगाही करते थे। इस तरह से फ्रांस की जनता में व्यापक आर्थिक असंतोष था। आगे देखें तो राजनीतिक निरंकुशता, अकर्मण्यता एवं विलासिता, ये भी फ्रांस की क्रांति के कारण रहे हैं। जैसे राजनीतिक निरंकुशता में आप देखेंगे कि फ्रांस के राजा स्वयं को दैविक अधिकारों से संपन्न मानते थे और इस अर्थ में ईश्वर की इच्छा से शासन करते थे, न कि जनता की इच्छा से। इसलिए वे निरंकुश थे और स्वेच्छाचारी थे। लुई 14वां, जिसका कार्यकाल 1643 से 1775, यानी इसने बड़े 72 साल तक शासन किया था। हालांकि एक बहादुर काबिल नरेश था, लेकिन उसने फ्रांस को युद्धों में इस कदर डुबोए रखा कि उसकी मृत्यु से पूर्व फ्रांस को आर्थिक दिवालियापन की कगार पर उसने छोड़ दिया था। जब उसकी मृत्यु हुई तो कहते हैं फ्रांस की जनता खुशी से झूम उठी थी और उसने ईश्वर को इस उदार यानी लुई 14वें की मृत्यु के लिए धन्यवाद दिया था। लुई 14वें की मृत्यु के बाद उसका पड़पोता है लुई 15वां 1715 से 1774 तक शासक रहा, जो 5 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का शासक बना। लेकिन उसने भी फ्रांस को अनेक अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में झोंक करके फ्रांस के मानवीय व भौतिक संसाधनों का विनाश कर दिया। इसी तरह लुई 15वें का जब पोता लुई 16वां 1774 से 1793 तक ये शासन रहा था शासक, उसने भी 20 वर्ष की अवस्था में जब ये फ्रांस का शासक बना, लेकिन उसमें राजकार्य के लिए अपेक्षित समझ एवं संकल्प का अभाव था और वह शीघ्र निर्णय लेने में अक्षम तथा डरपोक था। इस तरह से ये फ्रांस के जो शासक थे ये निरंकुश थे और अकर्मण्य थे, साथ साथ में विलासी भी थे। विलासी कैसे कि ये फ्रांस के जो शासक है वो राजधानी पेरिस में न रह करके पेरिस से 12 मील दूर वर्साई के महलों में रहते थे। वर्साई के जो महल है और उसका जो दरबार है वो फ्रांस के राजाओं एवं कुलीन वर्ग के लोगों की बेपनाह विलासिता व अकर्मण्यता का एक तरह से जीवंत प्रतीक था। फ्रांस की राजधानी पेरिस थी और राजा उससे 12 मील दूर वर्साई के इन आलीशान महलों में के शान शौकत में डूबा रहता था। वर्साई का दरबार यूरोप के अन्य राज्यों की ईर्ष्या का एक तरह से केंद्र था। इस दरबार में लगभग 18,000 व्यक्ति थे। जरा इसमें से देखिए, इनमें से 2,000 व्यक्ति राजा के चुनिंदे दरबारी थे या कुलीन वर्ग के लोग थे या पादरी थे या राजा के परिवार के लोग थे। से 16,000 व्यक्ति राजा की और इन दरबारियों की व्यक्तिगत सेवा के लिए लगे हुए थे। वर्साई के महल में आमोद प्रमोद, मौज मस्ती और ऐश्वर्य के अंतहीन सिलसिले लगे रहते थे। फिजूल खर्ची बड़ी बेहिसाब थी। 1789 में वर्साई के महल के रख रखाव का खर्च लगभग $2 करोड़ था। तो इस तरह से लोग वर्साई के महलों को फ्रांस की कब्रगाह के नाम से जानते थे, क्योंकि पूरा एक तरह से फ्रांस का जो पैसा है वो इन महलों को में खपत हो जाता था। अगला कारण है वो है प्रशासनिक अव्यवस्थाएं। जो जब आप देख सकते हो कि शासक और दरबारी जब इस तरह से अकर्मण्य ठहरेंगे और विलासिता में डूबे रहेंगे तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था कितनी अच्छी हो सकती है। तो प्रशासनिक ढांचा है वो बड़ा अव्यवस्थित एवं असंतोषजनक था। हेज जैसे राइटर लिखते हैं कि फ्रांस की सरकार एक बेतरतीब ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया की नतीजा थी।
यह स्वेच्छाचारी भी थी और अव्यवस्थित भी। फ्रांस के राजा और फ्रांस की प्रजा के मध्य बड़ी गहरी खाई थी। राजाओं को वर्साय का शानदार एवं ऐश्वर्यपूर्ण एकांत पसंद था। ये प्रजा के दुख दर्द को समझने का प्रयास नहीं करते थे और अपने राजनीतिक दायित्वों के निर्वहन के प्रति भी ये उदासीन थे। इसके साथ अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो इस पूरे प्रदेश को 36 भागों में बांट रखा था, जिनको इंटेंडेंसीज या जनरलिटीज के नाम से जाना जाता था। इन प्रदेश का जो प्रमुख अधिकारी है उसको इंटेंडेंट या गवर्नर कहा जाता था, जो राजा द्वारा नियुक्त होता था और यह मनमाने ढंग से शासन करता था, जिससे अधिकांश प्रांतों की जनता इन इंटेंडेंट या गवर्नर से बड़ा ही असंतुष्ट थी। फ्रांस में स्थानीय स्वशासन जैसी किसी प्रकार की संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं था। फ्रांस का प्रशासन लगभग पूरी तरह से वर्साय के महलों में केंद्रीभूत था। ऐसे अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के माध्यम से फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासनिक नियमों और घटनाओं में आसानी से एक रूपता लाई जा सकती थी, लेकिन राजनीतिक उदासीनता इतनी अधिक थी कि इस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो इस तरह से प्रशासनिक अव्यवस्था भी क्रांति का एक कारण थी। अब अगला कारण है बौद्धिक जागृति फ्रांस में देखने को मिलती है। फ्रांस की क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि बनाने में फ्रांस के चिंतकों लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन लेखकों ने फ्रांस की जनता के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असंतोष को बड़ी एक तरह से प्रमुखता से अभिव्यक्ति दी। फ्रांस के लोगों के समक्ष तात्कालिक दशा का वर्णन किया और उसे मुक्ति के सुधार के मार्गों को भी प्रस्तुत किया। 18वीं सदी के 3 फ्रांसीसी विचारक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है मोंटेस्क्यू, जिनका कार्यकाल 1689 से 1755 है। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना लिखी है द स्पिरिट ऑफ लॉ, जो 1748 में प्रकाशित हुई। ये बहुत जबरदस्त लोकप्रिय हुई और 18 महीनों में इसके 22 संस्करण बिक गए। और इसके अंदर इसने इस पुस्तक में इंग्लैंड की संवैधानिक राजनीतिक पद्धति को श्रेष्ठ घोषित किया, क्योंकि वह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करती है और 3 तरह की शक्तियों के विभाजन यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ने शक्तियों के विभाजन पर बल दिया। इसी तरह से अगले व्यक्ति है वोल्टेयर, जो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के मेधावी, प्रभावशाली लेखक और स्वतंत्र, निर्भीक, स्पष्ट विचारों को रखने वाले व्यक्ति थे, जिसके कारण इन्हें फ्रांस में प्रबोधन के युग का नेता माना जाता है। द एज ऑफ इनलाइटनमेंट के ये लीडर कहलाते हैं, इसीलिए इनको पुनर्जागरण में एक तरह से सुधार में भी बड़ा योगदान था और लोग इनको किंग वोल्टेयर यानी राजा वोल्टेयर के नाम से जानते थे। इन्होंने बड़ी ही अपने जो विचार लिखे हैं, उन विचारों से उन्होंने फ्रांस में मतलब कविताओं के माध्यम से, नाटक, इतिहास, व्यंग्य रचनाओं, इन बहुत से इन्होंने व्याख्यान दिए और फ्रांस की स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक किया। फ्रांस की तात्कालिक व्यवस्था की जो बर्बरताएं थी, आडम्बरपूर्ण व्यवहार थे, उनकी इन्होंने बड़ी कटु आलोचना की। इसी तरह से रूसो एक बहुत बड़े राइटर थे, जिन्होंने सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रची और इसी पुस्तक में फ्रांस की क्रांति का मुख्य आदर्श वाक्य या नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता छिपा हुआ था। तो इस तरह से इस वैचारिक पृष्ठभूमि ने भी फ्रांस में क्रांति के कारणों क्रांति को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर तात्कालिक कारण की बात करें तो फ्रांस का वित्तीय संकट फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण रहा। फ्रांस की सरकार का वित्तीय संकट, जिसके समाधान के लिए लुई 16वें को 1789 में स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। लुई 14वें, लुई 16वें के शासनकाल में हमने देखा था कि फ्रांस अनेक युद्धों में जिसने भाग लिया, जिससे फ्रांस की आर्थिक हालात बहुत शोचनीय हो गई। अपनी इस दयनीय आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए सरकार को अनेक बार ऋण लेने पड़े और उसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय आय का लगभग आधा हिस्सा ऋणों पर ब्याज चुकाने में चला जाता था। इस तरह से तात्कालिक हालात बहुत ही गंभीर बने हुए थे और इन हालातों को सुधारने के लिए राजा लुई 16वें ने तुर्गो को 1774 में फ्रांस का वित्तीय प्रबंधक नियुक्त किया। तुर्गो ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की, नए दिवालियापन, नए करों में वृद्धि और नए अधिक ऋण, लेकिन तुर्गो सफल नहीं हो सका। उसके बाद 1776 में नेकर को फ्रांस का वित्तीय प्रबंधक नियुक्त किया गया।
दरबारियों की चालबाजी और रानी की इच्छा से यह भी सफल नहीं हो सका और नेकर के बाद 1781 में कैलोन को फ्रांस का वित्तीय प्रबंधक बनाया गया। लेकिन फ्रांस की सरकार न तो करों में वृद्धि कर पा रही थी और न उसे नए ऋण मिलने की संभावना थी। इसलिए लुई 16वें के सामने बड़ी विकट स्थिति थी। अतः विवश होकर लुई 16वें ने एस्टेट जनरल के चुनाव कराकर उसका अधिवेशन बुलाने का निर्णय लिया और यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। यानी जहां से एस्टेट जनरल की मीटिंग होती है यानी 5 मई, वहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत बहुत सारे विद्वान मानते हैं। हालांकि कुछ जब बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ 14 जुलाई को तो उसको भी फ्रांस की क्रांति का कारण मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वान 5 मई को फ्रांस की क्रांति का कारण मानते हैं। अब हम देख लेते हैं ये एस्टेट जनरल क्या थी। तो यह एक प्रतिनिधि सभा थी जिसकी बैठक 175 वर्षों के अंतराल के बाद बुलाई जा रही थी। यह एक पुरानी संस्था थी जिसमें फ्रांस के तीनों एस्टेट यानी तीनों सामाजिक वर्ग यानी पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि भाग लेते थे। एस्टेट जनरल फ्रांस की सरकार का एक वैधानिक अंग थी। यद्यपि 1789 से पूर्व इसकी सभा 1614 यानी 175 वर्ष पहले बुलाई गई थी। एस्टेट जनरल की जो सबसे पहली सभा राजा फिलिप के द्वारा 1302 ईस्वी में बुलाई गई थी और उसके बाद 1614 तक इसकी सभाएं नियमित अंतराल के से समय समय पर बुलाई जाती रही। तो यह एक तरह से प्रतिनिधि सभा या परामर्शदात्री सभा थी जो राजा को केवल परामर्श देती थी, लेकिन इनके परामर्श प्रभावी होते थे और उसकी अनुशंसाओं को राजाओं के द्वारा प्राय स्वीकार किया जाता था। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने फ्रांस की क्रांति के कारणों और एस्टेट जनरल के बारे में देखा है। आगे आने वाले वीडियो में हम क्रांति की प्रगति और इनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।